हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल रोजगार विद अंकित पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और भगवान से ऐसी प्रार्थना भी है कि आप अच्छे रहें और आपकी तैयारी भी निरंतर वे में आगे बढ़ती रहे, अच्छी चलती रहे आपकी तैयारी। तो दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं हमारा ये जो जीएस का यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने जो एक सीरीज शुरू की है बच्चों, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये जो सीरीज बच्चे आपके एग्जाम तक चलेगी, यहाँ से आपको बहुत अधिक मात्रा में फ़ायदा मिलने वाला है, मेरी ऐसी उम्मीद है। और ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि जिस बच्चे ने ये पूरी सीरीज लास्ट तक कंप्लीट कर ली, उस बच्चों को यहाँ से बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि बच्चे, आप लोगों जिस बच्चे ने वो पहली सीरीज ना देखी हो, तो आप लोग जाइएगा रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहली वीडियो से लेकर 17 क्लासेस तक वहां हैं बच्चे, आप उन्हें देख लीजिएगा। आज आप सभी के समक्ष ये 18वीं क्लास है। उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे और अपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से करेंगे। तो बच्चे, चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पहली क्लास से जुड़े हैं, जिनका रिव्यू भी यदि मैं देखूं, मतलब पिछले 5, 6, 7 टेस्ट का मैं उनका रिकॉर्ड भी देखूं, तो बच्चों वो लगभग 45 अबव जा रहे हैं हर टेस्ट में। उनका स्कोर हर टेस्ट में लगभग 45, 46, 47। यहां तक कि ऐसे बच्चे भी हैं बच्चे जो विदाउट ऑप्शन के आंसर देने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो मेरे साथ तब से हैं जब हमने बिल्कुल चलना स्टार्ट किया था पहली क्लास से। और पहली क्लास का मतलब बच्चों, ये आपके लिए वरदान साबित होगी ये क्लास, ये ध्यान रखना, यदि आपने ये पूरी क्लास कर ली। क्योंकि बच्चे, हम क्या है, हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। और 50 क्वेश्चन का मतलब है बच्चों, अब तक आपके 17 पंजे 85 यानी कि 850% आप लोग हल कर चुके हैं। और वो 850% बच्चे, आपने देखा होगा सब्जेक्ट वाइज आपको बताया जाता है हिस्ट्री कितने नंबर की आती है। देखिए, मैं पेट के एग्जाम से किस लिए वाकई वास्तव में खुश हूं, क्योंकि आप जानते हैं आयोग ने पहले ही सिलेबस को खोल के रखा है कि हम लोग हिस्ट्री इतने नंबर के लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री में टॉपिक कौन सा लिया जाएगा। पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक कौन कौन से लिए जाएंगे, वरना तो पॉलिटी लिख दो। पॉलिटी पढ़ाने के लिए टीचर लोग 2 महीने आपको लगा देंगे, 3 महीने लगा देंगे। अब वहां क्या है, हमारे लिए लिमिटेड टॉपिक दिए गए हैं कि पॉलिटी से आपको 8 ही टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी से आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। ये लिमिट बना दिया आपकी। तो बच्चों, आप सभी लोग चलिएगा मेरे साथ में और शुरू करते हैं बच्चों। आज ये सीरीज आपके सामने जो बच्चे होगी, आपकी सीरीज नंबर आज पहली जो आपके सामने है बच्चे, देखिए जो सीरीज आपके सामने है, देखिएगा जरा, कोशिश करें प्रश्न का आंसर देने की। बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती। मैंने इस लाइन को बहुत पहले सुना है और आपको भी कई बार सुना चुका हूं, कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आप सभी देखिएगा, यदि हम कोशिश करें पढ़ने की तो हर चीज मिल सकती है, हर मंजिल आसान हो सकती है, यदि मन में हौसला हो। यदि हमने मन में ठान लिया है, मन में सोच लिया है कि मुझे ये चीज करना है, तो मैं करूंगा, ये निश्चित है। तो बच्चे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जरा आपके सामने क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न उसने पूछ लिया है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बच्चों, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो आप सभी जानते हैं जो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। कौन बने बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, जो बच्चे 1947 से लेकर और 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक रहे बच्चा? 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसके बाद में बच्चे, यदि आप देखेंगे दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी का है। किसका है बच्चे? इंदिरा गांधी का है। यदि हम तीसरे की बात करेंगे तो मोरारजी देसाई का है। और चौथा बात करेंगे बच्चे तो आपके चरण सिंह जी का है। किसका है? चरण सिंह जी का है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि भैया, यदि हम इनका क्रम देखते हो तो क्रम हमें बिल्कुल मिल गया कि दूसरे नंबर पर आपके जवाहरलाल नेहरू, मतलब पहले नंबर पे। दूसरा ऑप्शन आपका इंदिरा गांधी जी, तीसरा ऑप्शन आपका बच्चे मोरारजी देसाई, और चौथा ऑप्शन आपका आ गया चरण सिंह। क्या आ गया बच्चे? चरण सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग कितने, कब तक बताइए जरा। ठीक है, देखो, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है बच्चे, और बड़ा ही आसान प्रश्न इसे हम बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार बोला जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का कानूनी सलाहकार बोला जाता है? आपको यह बताना होगा बच्चे। बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास रूप में आप सभी लोग आंसर देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा
कि आप भी इसका बिल्कुल सही से आंसर दें। ठीक है, चलिए चलिए। तो हमने आपसे पूछा कि भारत के कानूनी सलाहकार कौन थे बच्चे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप सभी जानते हैं भैया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि फिलहाल में एन.वी. रमन्ना जी हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। कैग बच्चे आप जानते हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। ठीक है, हाँ। इसके बाद भैया भारत के महान्यायवादी बच्चे, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में, किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में यह कहा गया है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे, जिन्हें भारत का कानूनी सलाहकार बोला जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है बच्चों, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात जो आती है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं बच्चे। और सबसे बड़ी बात यह है, इन पर महाभियोग भी नहीं लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर महाभियोग भी नहीं लगाया जाता। बात क्लियर है। इन्हें राष्ट्रपति अपनी इच्छा से हटा सकते हैं बच्चे, इन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। बात क्लियर हो गया। इसके बाद में, तो इसके बाद आप देखेंगे बच्चों, यह संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं। ये संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं। किसी भी सदन में बच्चे, एक बात आप ध्यान रखना, ये सदन में जा तो सकते हैं, वहां पर बोल भी सकते हैं, कार्रवाई में भाग भी ले सकते हैं, परंतु बच्चों ये मतदान नहीं कर सकते हैं। और ये सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा जा सकता है कि भैया संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार किसको है, तो भारत के महान्यायवादी को है। बच्चे संसद के सदस्य नहीं है, संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते बच्चों, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते। सवाल पूछा जाएगा एक और, यदि कितना भी डीपली सवाल हो, यह संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में जा सकता है। यह किस आर्टिकल में लिखा है, तो बच्चों अनुच्छेद नंबर 88 में लिखा है। किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 88 में लिखा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया, और देखिए क्या है प्रश्न नंबर, उसे बताओ भैया। आपके सामने प्रश्न है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है बच्चों, वो बताओ। ऐसे कानून अधिनियम करना जिससे कष्ट पहुंचे। बच्चों आप ही बताइएगा, क्या भारत सरकार द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जिनसे कष्ट पहुंचे। हमारी सरकार भारतीय जनता के लिए क्या कोई ऐसे कानून का निर्माण करेगी कि या उससे कोई कष्ट पहुंचे, नहीं करेगी। दूसरी बात क्या है, आप ऑप्शन बी को छोड़ के सी पे आइएगा, उसमें लिखा है अमीरों को वोट देने का अधिकार। हिंदुस्तान में यदि ऐसा होता तो बच्चों सिर्फ अमीर लोग वोट देते, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। हम अपने प्रतिनिधित्व को खुद चुनते हैं बच्चों, और उसके लिए खुद वोटिंग करते हैं। अब आप ही बताइएगा, क्या आपने यहां पर एमएलए के लिए, एमपी के लिए वोट डालते नहीं डालते। तो बच्चे आप बताओ, अमीर ही क्यों वोट देते हैं, सबको वोट देने का अधिकार है। बात क्लियर। अगले ऑप्शन में लिखा है इन्होंने सिर्फ गरीबों को वोट देने का अधिकार, गलत। हमारे यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। क्या है बच्चे, चाहे फिर वो गरीब हो, चाहे फिर वो अमीर हो, जो भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। तो बच्चों मताधिकार से मतलब है वोट देने का अधिकार। आप ये भी जानते हैं, यदि मैं वोट देने के लिए मतदान करने के लिए आयु की बात करूं, मतदान के लिए आयु की बात करूं, तो बच्चे आप सभी जानते होंगे कि मतदान करने के लिए जो आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष होती थी। कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन 61वां अमेंडमेंट किया गया 1989 में, और इसे बच्चे 21 से 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। ये बात आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि पहले मतदान करने के लिए आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसे 18 वर्ष कर दिया गया। और बच्चे आप सभी समझ गए होंगे, तीनों ऑप्शन को देखकर कि बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि अमीर वोट डालेगा। सबको वोट डालने का अधिकार है। आप भी वोट डालते हैं, मैं भी वोट डालता हूं। बच्चे सब लोगों को, चाहे वो कितना ही अमीर हो, अब गांव में देखो बाजी बाजी लोग करोड़पति होते हैं, बहुत से लोग बेचारे बहुत गरीब भी होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि गरीब लोग वोट ना डालें, अमीर डालें, गलत।
और ऐसा करने वाला दंडनीय अपराधी होगा अगर कोई ऐसा करता है। यहां पर वोट डालने का अधिकार हर आम नागरिक को होगा, हर भारतीय नागरिक को होगा, लेकिन उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए बच्चों, अडल्ट एज होनी चाहिए। बात क्लियर है? अगले पर आओ। हमने लिखा भैया, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? याद करो बच्चों, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी अनुसूची याद करने की। हमने आपको अनुसूची याद करने की एक ट्रिक बताई थी। पहले सभी बच्चा बच्ची नोट करके लिख लेंगे कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन यदि मैं बात करूं वर्तमान की, किसकी बात करूं बच्चे? वर्तमान की, तो वर्तमान समय में इनकी संख्या बच्चे 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। आप जानते हैं, यदि मैं बात करूं 9वीं अनुसूची की, जिसे 1951 में जोड़ा गया, यदि मैं बात करूं 10वीं अनुसूची की, तो इसे 1985 में जोड़ा गया, यदि मैं बात करूं 11वीं अनुसूची की, तो भैया 1992 में, और आपकी 12वीं अनुसूची भी 1992 में। ठीक है, ये लागू 93 में हुआ, ये बात ध्यान रखना, जो आपका यहां पर 1993 में ये लागू हो जाएंगी। ठीक है ना? अब आपसे पूछेगा कि बताइएगा हमें तो ये तो बताओ वेतन कहां है? तो भैया हमने एक ट्रिक आपको बताई थी। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी चर्चा भैया आपकी अनुसूची नंबर 1 में की गई है कि भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब ये स्टेट है, ये यूनियन टेरिटरी है, फर्स्ट में कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर के आदमी पर पैसा ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है बच्चे? जो 2 नंबर के आदमी होते हैं उन पर पैसा ज्यादा होता है। तो 2 नंबरी से याद करो कि जहां भी आपको 2 नंबर दिख जाएगा, आप कह दोगे कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बातें की गई हैं, तो नोट करके लिख लो 2 नंबर के आदमी पर पैसा ज्यादा होता है, इसलिए हमारी दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की चर्चा की गई है। बात क्लियर हो गया? यदि मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं, तो तीसरी अनुसूची में बच्चों शपथ की बात की गई है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ की विवेचना की गई है। यदि मैं चौथी अनुसूची की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि जहां 4 आदमी बैठ जाते हैं, वहां बच्चे आपने देखा होगा चौपाल पे गांव में रात को कहते हैं और वहां पे 4 लड़कों ने बैठ के सभा लगा रखी है। मतलब जहां 4 बंदे बैठ जाते हैं वहां कुदरती अपने आप सभा लग जाती है बच्चे। तो जहां 4 आदमी बैठ जाएंगे वहां सभा, यानी कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। किसका? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और बच्चे आप जानते हैं यूपी से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं। कितने जाते हैं? यूपी से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये ट्रिक मुंह जवानी याद होगी, जो ट्रिक हमने आपको अनुसूची के लिए बताई थी। देखो एक अनुसूची पढ़ा रहा हूं, लेकिन बोर्ड ऐसे भर गया जैसे हम डिस्क्रिप्टिव थ्योरी पढ़ रहे हो। यही मजा है बच्चे बस इस क्लास का, यही अपना एक सार है और यही मजा है इस क्लास का। चलिए अब देखो नेक्स्ट, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ रहे हैं ना? सवाल आपके सामने है कि 1977 में किसकी अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों को या ग्राम पंचायतों की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति का गठन किया गया था? बच्चे यदि हम बात करें तो 1957 में, कब की बात करता हूं? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। किसका? बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। इसने कहा कि पंचायतें त्रिस्तर की होनी चाहिए। कितने स्तर की हो? 3 स्तर की होनी चाहिए। लेकिन बच्चे हुआ क्या, इसी के आधार पर यहां पर पहली ग्राम पंचायत बनती है कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कब बनी बच्चे? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर बनती है वो? आप कहेंगे सर वो बनती है राजस्थान में, और राजस्थान का एक जिला पड़ता है बच्चे कहां पर? तो आप लोग लिखेंगे नागौर में। कहां पर है जी? नागौर में। वो राजस्थान के नागौर में, सॉरी जिला नहीं है बच्चे, जिला नहीं है, तो आप लिखेंगे इसे राजस्थान के कहां पर पड़ती है? नागौर में। उसके 20 साल बाद यानी कि 1977 में एक कमेटी का गठन किया जाता है, और कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। क्या नाम था बच्चे? अशोक मेहता कमेटी। इसने कहा कि पंचायतें द्विस्तरीय होनी चाहिए। कितनी हो? द्विस्तरीय होनी चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्होंने 2 बातें यहां पर कही।
पहली बात तो ये कि द्विस्तरीय होने चाहिए, दूसरी बात ये कि कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, और तीसरी और जब सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि पंचायतों को दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा, मतलब इनका उल्लेख किसी अनुच्छेद अनुसूची में किया जाना चाहिए। बात क्लियर हुई बच्चों? तो आप सभी लिख लेंगे, इसका आंसर अशोक मेहता आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ आइएगा, और प्रश्न थोड़ा सा जबरदस्त है, एक्स बहुत बढ़िया। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? चलिए, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? चलिए बताओ भैया, कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बच्चों, ये आपको बताना है। तो बच्चे आप सभी के लिए आंसर है ये, तो आप बताएंगे सर सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है बच्चों? जोग। कई बार इसका नाम जोग भी आ सकता है, कई बार इसका नाम गरसोप्पा भी आ सकता है। क्या नाम है बच्चों? गरसोप्पा भी आ सकता है। यह कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है बच्चे? कर्नाटक राज्य में है। कई बार आपसे नदी भी पूछ सकता है कि वो नदी कौन सी है, तो बच्चे वह शरावती नदी है। कौन सी नदी है? शरावती नदी है। कई बार आपसे ऊंचाई भी पूछ सकता है, तो इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। कितनी है बच्चे? 253 मीटर है। आप इस बात को नोट करके लिख लेंगे कि जो इसकी ऊंचाई है वो 253 मीटर है। 5 सवाल आपके इस प्रश्न पर पूछे जा सकते हैं। इसका नाम आपसे पूछ सकता है, जोग भी कह सकता है, गरसोपा भी कह सकता है, और बहुत बढ़िया यह है भारत का चलिए ठीक है भाई, अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, उसने क्या पूछा है एग्जामिनर ने? सवाल देखिए, लोकटल झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वह किस राज्य में है? बच्चे यदि मैं झील की बात करूं तो आप सभी बच्चे मेरी बात को नोट करके लिख लेंगे, झील। तो बच्चे हमने आपको झील एक बार ट्रिक के माध्यम से याद कराई थी, याद कीजिए। मैंने बताया था कि जितनी भी नाग वाग झील होती हैं, चाहे आपसे नाग पूछे, चाहे नागिन पूछे, चाहे बच्चे पूछे शेषनाग, आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने आपसे कहा था कि चाहे वो आपसे पूछे नाग झील पूछे, नागिन झील पूछे, चाहे शेषनाग झील पूछे, बच्चे सारी झील कश्मीर में है। कहां पर है भैया? कश्मीर में है। खास बात है कि सारी झील मीठे पानी की हैं। कैसे पानी की हैं? मीठे पानी की। अब बच्चे यहाँ सबसे जरूरी बात क्या आती है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग लिख देंगे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी, वो भी आपकी कहां पर है? आप जम्मू कश्मीर बताएंगे तो बच्चे आंसर क्या आएगा? बुलर झील आएगा। यदि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो बच्चे आप लोग कहेंगे सर वो सुपीरियर है। क्या है जी? सुपीरियर है। एक एक बात आपकी क्लियर हो रही है। भारत की यदि झीलों की बात करें तो एक आपसे भारत की खारे पानी की झील पूछ सकता है, जिस झील का नाम है चिल्का झील। क्या नाम है बच्चे? चिल्का झील है, और जो कि आपकी उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ है? उड़ीसा में है। इसी झील में आईटीआर केंद्र स्थित है, इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज, जहां से भारत अपनी मिसाइलों का परिक्षेपण करता है। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जवाब दे रहे हैं बच्चे। तो आप इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, तो बच्चे वहां झील आप बताएंगे लोकटल झील मणिपुर में है। इस झील की खास बात है कि इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ एक बगीचा है। इस झील की जो विशेषता है कि इसी के अंदर केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ बगीचा है, यह इसकी खास बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। चलिए, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो बच्चों जल्दी बताओ किसे कहा जाता है? भैया ये कहा जाता है आपका पश्चिमी घाट को। किसको कहा जाता है जी? ये आपका कहा जाता है पश्चिमी घाट को। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट सवाल। ये देखो भैया सवाल कितना खतरनाक सवाल है और कितना बढ़िया सवाल है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? सवाल है बच्चे, और मैं कहता हूं आपसे कि ये बहुत घना जबरदस्त सवाल है, घना तकड़ा सवाल है भाई साहब। दो नदी हैं, एक तरफ गंगा जी जा रही हैं, एक तरफ यमुना जी जा रही हैं, इनमें अपना जल प्रवाह हो रहा है, बीच में ये खाली स्थान पड़ा है बच्चे। ये जो क्षेत्र है ये उपजाऊ भूमि है। बच्चे हम आपको ये बता रहे हैं, आपने एक बार इतिहास जब हमने आपको पढ़ाया होगा तो ये आपको बताया होगा कि एक बार दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब।
इसी दोआब में जब एक बार अकाल पड़ रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या बढ़ा दिए थे? टैक्स। तो बच्चों जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। नोट करके लिख लो, ये सवाल आ सकता है। लिखो नोट करके, आप अभी लिखिएगा अपनी कॉपी में कि जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है। अगले पर आओ। सवाल कितना घना तकड़ा सवाल है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही और किस फसल पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो बच्चे सबसे अधिक यदि हम बात करें किस किस राज्य ने सबसे अधिक फायदा उठाया? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। किसने उठाया बच्चे? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में आपको एक जवाब देना है। हरित क्रांति भारत में कब से काम करना शुरू करती है? चलिए अब बच्चों सवाल नंबर आ गया नेक्स्ट। ये वो सवाल है जो बच्चों पिछले आईबी के पेपर में आया था। किस में आया था? पिछले आईबी के पेपर में सवाल पूछा गया है। क्या है सवाल? सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितनी देर में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश लगभग पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो बच्चे वहां पर मिनट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहां ऑप्शन सेकंडों में दिए थे, जैसे कि 450 सेकंड, लगभग आपकी 500 सेकंड, सब लगभग में थे बच्चे। ये लगभग दे रखा था आपका 550 सेकंड और आपका 250 सेकंड, ये सारी सेकंड की बात कर रहा था। ये ऑप्शन इस तरीके के नहीं थे। उसने डायरेक्टली कहा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितनी देर में पहुंचता है। तो बच्चे वास्तविकता की यदि हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो धरती पर पहुंचता है वो लगभग 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। लगभग यदि हम बात करें तो 8 मिनट 18 सेकंड, मतलब क्या है? 8 छिंग 48, 480 ये रही और बच्चों 18 ये रही, लगभग 498, लगभग 500। तो ये बच्चे आप यदि ऐसा ऑप्शन ना मिले तो आप अकॉर्डिंग ऑप्शन के चलें तो 8 मिनट आपका आंसर सही है। मैं गलत नहीं ठहरा रहा आपको, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं आपसे कि आईबी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया और सिर्फ वहां पर क्या था बच्चे? वहां इस तरीके से सेकंड आंसर दिया था और तब हमारा आंसर आ जाएगा 500 सेकंड, यदि सेकंड की बात करता हो। आप सभी इस बात को समझ गए होंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया नेक्स्ट। अब बच्चों सवाल देखिएगा, वर्णांतता का दोष किस लेंस के प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? कोई बच्चा देखता हूं जो इसका सही जवाब दे देगा, समझ लो उसकी साइंस बहुत मजबूत है। जो इस प्रश्न का जवाब बता देगा, वर्णांतता जिसे हम कलर विजन बोलते हैं बच्चे, का दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या सिलेंडरी लेंस या कोई भी नहीं। जिस बच्चे ने इसका सही जवाब दे दिया समझ लो कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बता बेटे इसके आंसर क्या आने वाला है? बोलो बच्चा जल्दी, क्या आंसर आने वाला है इसका? भाई किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा। हम लोग जो देख रहे हैं किसी का मुझे आज आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है। तो बच्चे फिर हम इसका आंसर बता दें। देखिए आपने देखा होगा, पहली बात तो ये, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये जो कलर विजन होता है ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है। आप इसे पूरा देखिएगा, यह एक आनुवंशिक बीमारी होती है। सबसे बड़ी बात ये, कौन सी बीमारी है बच्चों? आनुवंशिक। अब ये आनुवंशिक क्या है भैया? आनुवंशिक का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो गांव में क्या कहते हैं? अरे ये तो बिल्कुल अपने मामा पे ही गया है, अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे ही गया है। कोई कहता पिताजी पे गया है, कोई माँ पे गया है। तो आप में गांव में एक बात सुनी होगी कि माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, और ज्यादा ना तो थोड़ा थोड़ा। मतलब क्या है? परिवार से जब आप मैच करते हैं किसके कारण बच्चे? वो जेनेटिक के कारण वो करते हैं। भारत जो आपके आनुवंशिकता का पिता है उन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और बच्चे यह एक जब आनुवंशिक बीमारी है इसको दूर किया ही नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह होती है यह बीमारी लड़कियों में कभी नहीं होती है, मतलब यह बीमारी महिलाओं में नहीं होती है। खास बात तो यह है। और जबकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम ये महिलाएं ही करती हैं। मतलब महिलाएं इस रोग में बच्चे वाहक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? मतलब ट्रांसफर कर देती हैं बीमारी को, लेकिन यह बीमारी किसी महिला को नहीं होती है। बात क्लियर है बच्चे? चलिए तो यहां पर किसी प्रकार का लेंस नहीं लगता है, कभी देख लो, वरना आपने देखा होगा। देखिए जिस आदमी को कलर विजन होता है ऐसा आदमी बड़ा तेज होता है, क्योंकि वह लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। और हमारी पूरी आर्मी हो चाहे पूरी रेल, अब मान के चलो मैं आप में से ही कहता हूं किसी एक बच्चे को, मान लो मोहित नाम का कोई बच्चा है और आप में से किसी को कलर विजन है, भाई बुरा मत मानना दोस्त, आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं हम। अब आपको रेल का ड्राइवर बना दिया गया। अब रेल पूरी जानते पूरी लाल और हरे रंग पर डिपेंड होती है।
अब बच्चे आपको दिखाया गया कि लाल रंग की आपको रुकना है, खतरनाक, आपने सोचा कि ये यूं करा कि हरा निशान देख लिया, चलो यहां से आगे रेल में टक्कर मार दी यार। तो इसीलिए आपने देखा होगा इन्हें गवर्नमेंट जॉब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज होती है। ये आप देखेंगे या तो दादा से चलती है बीमारी या फिर नाना से चलती है। बच्चे कभी बायो में इस बात को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। देखो अगली बात और सुनो भैया, हमारी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। जो ओजोन मंडल होता है वह हमारे लिए क्या मदद करता है बच्चों, आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। जितने लोग भूरे होते हैं, भूरे को मतलब सफेद, भगवान से प्रार्थना थोड़े थोड़े काले रहो, क्योंकि सफेद रहोगे तो भैया आप जानते हो तो बीमारी पकड़ोगे। जैसे कि आप कहोगे गुरु जी सफेद को क्यों होती है, देखो जो हमारी स्किन होती है ना, इसके अंदर एक लेयर होती है जो ओजोन लेयर होती है। अब जितने भूरे लोग होंगे उनकी ओजोन लेयर उतनी ही कमजोर होगी, और जितने काले लोग होंगे उनकी ओजोन लेयर उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, ऐसा कहा जाता है बच्चे। तो जो हमारी ओजोन मंडल है, ओजोन परत है, वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। किसको रोकती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और बच्चे यदि एक पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाए, सीधी पृथ्वी पर आ जाए, तो बच्चे इसके त्वचा कैंसर हो सकता है। इनसे कौन सी बीमारी हो सकती है, त्वचा कैंसर हो सकता है। मैंने पहली क्लास में उदाहरण दिया था आपको कि बेशक टूट जाए, काले लोगों को कोई दिक्कत ही ना होने की, जैसे अफ्रीका के गैल है, डेरेंसमी है, पोलार्ड है, चलो बहुत सारे हैं इस तरीके से। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। सबसे कम गलनांक किसका है वो बताओ भैया। सबसे कम गलनांक किसका है, जल्दी बताओ। तो भैया यदि सबसे कम गलनांक की बात करूं तो वो आपका सबसे कम गलनांक जो होता है वो पारे का होता है 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है भैया, 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि आपसे पूछे कार्बन का तो आप बताएंगे 3550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मैं आपसे चांदी का पूछ रहा हूं बच्चों, चांदी का गलनांक कितना होता है, कोई बच्चा हो तो बताएगा जरा। तो ये होता है आपका 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है भैया। अब यदि आपसे कोई पूछता हो सोने का कितना होता है तो आप बताएंगे कि सोने का होता है भैया 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताओ सबसे कम किसका है यहाँ, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भैया पारे का है। 15वें सवाल पर आ जाओ, क्या कहता है भैया 15वां सवाल, देखो। देखिए आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी, पहले तो ये पता हो कि आरबीसी क्या है। इन्हें हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनका निर्माण भी होता है। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मरती कहाँ पर है बच्चे, ये पूछ रहा है। तो इनकी मृत्यु यदि आपसे पूछता हो तो बच्चे इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। इनका कार्य पूछता हो तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेकर और शरीर के अन्य फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। जैसा आपने देखा होगा सुबह सुबह गांव में सामान बेचने वाला आता है, उसके पास एक मोटरसाइकिल होती है लेकिन सामान इतना सारा होता है, क्यों, उसमें चिप्स भरे होते हैं। अब एक चिप्स में यार हवाई तो है कुछ भी नहीं, तो बहुत सारे पैकेट, आपको ऐसा लगता है कितना सारा सामान लेके आओ। वो बांटता है, ले भी पुल की तुझे कितने पैकेट चाहिए, 5 दे दो जी। चल भाई बता दीपक तुझे कितने चाहिए, 7 पैकेट हमारी दुकान पर उतार दो। अगला बोला मोहित की जिद 8 हमारी पे उतार दो। फिर बोला अक्की जी हमारे भी 7-8 हमारी पे उतार दो। तो इसी तरीके से आप क्या है, ये इसी तरीके से आरबीसी काम करती है, ये ऑक्सीजन का बांटने का काम करती है, ठीक है बच्चे। सुबह सुबह उठती है बेचारी, ऐसा नहीं सुबह उठती है, 24 घंटे कंटिन्यू काम पर रहती है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने आ गया। चलिए बच्चे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। तो बच्चे आप जानते हैं जो आपका कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र। और बच्चे आप जानते हैं क्योंकि हमारी जो प्रथम योजना थी, आप जानते हैं जो 1951 से लेकर 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उस पर विशेष बल दिया गया था कृषि को बढ़ाने के लिए। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसने उद्योगों को बढ़ाने का काम दिया। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसने उद्योग तथा कृषि दोनों को बढ़ाने का काम दिया। लेकिन जो बच्चे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर टैक्स आता है वो कंपनियों से आता है, उद्योगों से आता है। तो सही आंसर क्या होने वाला बच्चे, औद्योगिक क्षेत्र। बहुत बढ़िया, जवाब देते रहो भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे तो तुम लोग शैतान हो जाओगे। सवाल है बुर्गेस कुरियन का संबंध किससे है, बताओ भैया। बताओ भैया बुर्गेस कुरियन का संबंध किससे है।
ऐसे काम नहीं चलने वाला। चलिए, ये आपका श्वेत क्रांति से है। आप देखेंगे 1963 में बच्चे इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मानित से हो चुके हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। कौन भैया? बुर्गेस कुरियन जी की बात कर रहे हैं। अगले पर चलिएगा। सवाल है भैया, आपसे पूछ रहा है नीली और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यार इससे आसान कोई प्रश्न पूछेगा हमसे वाला। नीली क्रांति का संबंध, भाई नीली का मतलब जहां भी आ जाए, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन। और भाई डेयरी का जो आपकी श्वेत क्रांति है, दूध से है। दूध तो ऑप्शन में है नहीं कहीं, तो डेयरी लगा दो। डेयरी ऑप्शन में नीली है कहीं, तो भैया मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग। देखो कितना बढ़िया जवाब दे रहे हो यार। अब तो जो ना, अब आपसे हम खुश हो गए बिल्कुल। अब आपसे जो है ना, क्या हो गए? अब हो गए खुश, क्योंकि आप दे रहे हो बहुत बढ़िया जवाब। जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़े तो उसे क्या कहा जाता है? कीमत लाभ उत्पादक का अधिशेष या बच्चों उपभोक्ता का अधिशेष। देखिए, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़े तो कहना क्या है? अब मान के चलो, यहां उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये एक पुलकित नाम का बच्चा है, समझना जरा। यहां एक पुलकित नाम का बच्चा है, इधर दूसरा शिवम नाम का एक बच्चा है। हुआ क्या? दोनों में जिद लग गई और बच्चे हुआ क्या, ये एक मान लो थोड़ी देर के लिए टी शर्ट लेने के लिए गए। किसके लिए लेने गए? या मान लो एक फोन लेने के लिए गए। इन्हें एक फोन पसंद आ गया, दुकान में सिर्फ एक ही फोन था। दोनों तकड़े मालदार आदमी है कि ये भी कितने पैसे आधा देने के लिए तैयार है, ये भी देने के लिए तैयार है। बच्चे जो दोनों में, देखो वहां सवाल देखो, एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक पैसे देने पड़े। मान लो कि ऐसी स्थिति में ये अकेला ही गया हो दुकान में, अकेला दुकान में गया हो और दुकान मालिक पहले 10,000 बता रहा हो। जब उसने देखा मोटी पार्टी है, तो बच्चे अब वो उसने क्या 12,000 रुपए कर दिए। तो बच्चे अब दुकानदार उसे देना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी अगला आदमी उसे लेना चाह रहा है। भाई वही क्या लगता? उत्पादक का अधिशेष, मतलब उत्पाद की कमी। बात क्लियर आ गया बच्चे? देखिए, ये आदमी 10,000 की चीज को 12,000 में खरीदना चाहता है। इसके दो ही मतलब हैं, ये तो ये मुद्रास्फीति बढ़ाना चाहता है या इसके पास पैसा ज्यादा आ गया है। समझ रहे हो ना? अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है भैया? देखो, प्रश्न नंबर 20 है स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? बताओ भैया, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? बच्चों आपने देखा हो, मान लो यदि आप व्यापारी हो, मैं आपसे पूछूं भाई क्या काम धाम चल रहा है? गुरुजी मौज आ रही है। भाई कोई रोक टोक? कोई रोक टोक नहीं, मजा आ रहा गुरुजी, कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। इसका मतलब आयात और निर्यात पर कोई आदमी पाबंदी लगाने वाला नहीं है। मौज आ रही है गुरुजी, खूब झिक्के। तो भाई साहब तुम्हारे यहाँ पर ना तो आने जाने की जो है किसी प्रकार की क्या है, कोई पाबंदी नहीं है। जहां तुम्हारा मन करे ना वहां हांडते रहो। तो भैया तुम्हें उत्पाद में जो पूरे मजे आ रहे हैं, तुम्हें ना तो कोई हाँ करने वाला है ना करने वाला, तुम्हारे आ रहे हैं मजे। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कहाँ जा रहा है कहाँ ना जा रहा है। अगले पर आओ। सवाल भैया हमारा इतिहास से शुरू होता है और सवाल देखिएगा कितना बढ़िया सवाल है। आपसे पूछ रहा है महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य किसने लिखा था बच्चे? ये आपको बताना होगा। महाभाष्य किसने लिखा था? चलिए, महाभाष्य जो लिखा है बच्चे वो आपका पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा है? ठीक है, महाभाष्य को किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। अगला आओ भैया, प्रश्न पर आइएगा। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय मतलब तीन की पहचान करो। वो कौन कौन से थे? चरक थे, सुश्रुत थे, लेकिन भरत नहीं थे। ठीक है भैया, चरक भी थे, ये भी थे, लेकिन पतंजलि नहीं थे। चरक थे और भैया ये बाघभट्ट होगा यार, क्या आंसर होना चाहिए? बच्चों बताओ जरा क्या आंसर आएगा? चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट, बताओ। तो भैया इसका आंसर जो आने वाला है वो भी सी आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ रुक करिएगा। चलिए, आपसे पूछ रहा है, चलिए भैया देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। आपके सामने प्रश्न क्या रखा है बच्चे? वो देखो, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? आप सभी जानते हैं मगध पर जिसने पहले राज किया हो बच्चे वो आपके हार्यक वंश के
कौन थे बच्चा? हर्यक वंश के राजा थे और नाम है उनका, आप सभी जानते हैं, बिंबिसार। क्या नाम है बच्चे? बिंबिसार। तो भैया बिंबिसार आप जानते हैं, बिंबिसार का ही बेटा होगा अजातशत्रु, और अजातशत्रु के ही बाद में आएगा आप जानते हैं आपका उदयन। इसी बच्चे सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या कर करके यहाँ पर राजवंश को आगे बढ़ाया है, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ यदि हम लोग करें तो देखो, चलिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त की, आंतरिक नीति थी, विदेश नीति की। अशोक ने जो अपने लेख लिखवाए थे, यानी कि प्रारंभिक इस प्रथा को शुरू करवाया था, दरअसल बच्चे आपने देखा होगा पत्थर काटकर जो उस पर लाइनें लिखवाई जाती हैं वही आपके लेख हो ले जाते हैं, जिसमें अशोक के जीवन भी मिलेंगे, अशोक की आंतरिक नीति भी आपको मिलेंगी, अशोक की विदेश नीतियां भी उसमें मिलेंगी। मतार्थ क्या है? सारे ही विकल्प सही हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिसेप्स ने पढ़ा था। कब की बात है बच्चे? 1837 की। कब की बात है बच्चे? 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिसेप के द्वारा। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने है, सवाल देखिएगा। सल्तनत काल में एक व्यक्ति ने बच्चे यहां विशालकाय सेना रखी है, और वो सेना किसने रखी है उसका आंसर आपको बताना होगा। चलिए बात करते हैं भैया थोड़ी सी, देखिए सल्तनत काल की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधी राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था, वह किसके द्वारा बनाई गई? तो बच्चे आप आंसर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या लिखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बच्चे 1296 से शासन स्टार्ट करेंगे और 1316 तक ये शासन करेंगे। बच्चों इनकी खास बात है, आप इनके युद्ध की एक ट्रिक लिख सकते हैं, गुरचिम। इसके युद्ध की आप ट्रिक लिख सकते हैं, गुरचिम। इस गु का मतलब होता है गुजरात, ठीक है भैया। इस रे का मतलब होता है रणथंबोर। क्या है बच्चा? रणथंबोर। और इस ची का मतलब होता है चित्तौड़। क्या नाम है बच्चे? चित्तौड़। और मैं का मतलब होता है मालवा। यानी कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और जिन सभी में अलाउद्दीन खिलजी की विजय रही है, ये खास बात है बच्चे। जब इसकी विजय रही तो इसने सोचा कि जैसे सिकंदर आज तक कोई युद्ध नहीं हारा तो मैं भी कोई युद्ध नहीं हारा हूं, तो बच्चे इसने एक उपाधि स्वयं ग्रहण की थी जिसका नाम था सिकंदर ए सानी। मतलब मैं भी सिकंदर के समान बनना चाहता हूं, मैं भी सिकंदर के समान हूं। ये वही व्यक्ति है जो दक्षिण भारत में पहली बार सफल आक्रमण करेगा, और किसके समय में? जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जो इसका अंकल भी होगा और एक तरफ से इसका ससुर भी होगा। ठीक है बच्चे, चलिए। और उसी की हत्या करके, इलाहाबाद में उसी की हत्या करके ये दिल्ली की सल्तनत को आगे बढ़ाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चे, कितना बढ़िया दिखा है। अमुक्त माल्यवाद किसका कार्य है? अमुक्त माल्यवाद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यवाद बच्चे आपको एक और लिख देता हूं, अमुक्त माल्यवाद, और दूसरी है जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम, आप दोनों का ही नाम याद रखेंगे। अमुक्त माल्यवाद और जामवंती कल्याणम को किसके द्वारा लिखा गया था? तो बच्चे कृष्ण देवराय जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कृष्ण देवराय जी के द्वारा। आप लोगों ने अमुक्त माल्यवाद तो याद कर ली, एक पुस्तक और आप याद रखेंगे, जामवंती कल्याणम। इसको भी किसने लिखा है बच्चे? और विट्ठल स्वामी जी का मंदिर किसने बनवाया है? वो सब इन्हीं की देन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ रुक करिएगा। और आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया है बच्चे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखिए, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही। सबसे बड़ी बात है कि दीन ए इलाही धर्म को मुगल बादशाह, क्या नाम बच्चे? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब की बात है बच्चे? 1582 में। और बच्चे इसे हिंदुओं ने ग्रहण नहीं किया, जबकि बात यह थी कि इसे आप किसी भी धर्म के हो तो ग्रहण कर सकते हो, लेकिन इसे सब धर्मों ने ग्रहण किया था, हिंदुओं ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन हिंदू धर्म की तरफ से एकमात्र व्यक्ति जिसका नाम था बीरबल उर्फ महेश दास। क्या नाम था बच्चे? बीरबल उर्फ महेश दास। इस महेश दास ने हिंदुओं की तरफ से इसे ग्रहण किया था, एकमात्र हिंदू जिसने इसे ग्रहण किया हो। बात क्लियर है बच्चे? आंसर क्या आ जाना है? अकबर आ जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने समझी ये बात। चलिए अगले पर आओ।
सवाल है ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओहो, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कितना खतरनाक सवाल पूछा है, समझ रहे हो ना, कितना खतरनाक सवाल पूछा है भैया। ये तो बड़ा तगड़ा सवाल है। देखिए, ताजमहल के यदि निर्माण की बात करें तो इसका जो वास्तुकार था वो उस्ताद ईसा था। इसे बनवाया कितने था, शाहजहां ने बनवाया था। आप जानते हैं बच्चे, शाहजहां की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था मुमताज महल। क्या नाम था, मुमताज महल, जिसका वास्तविक नाम हुआ करता था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। आप जानते होंगे कि इसके 14 बच्चे थे, जिसमें से 7 मर गए और बच्चा 7 जिंदा थे, ठीक है ना। इस 7 में जो थे 4 बेटे थे और 3 बेटी थी। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे बड़ा बेटा आप जानते हैं बच्चे, दारा सिको, कामबख्श, शाह सूजा और आपका औरंगजेब। यानी कि 4 बेटे थे और बेटी कितनी थी बच्चे, तो बेटी 3, जहानारा, रोशनारा और गोहनारा, ये 3 बेटी हुआ करती थी। तो बच्चे यह एक भव्य मकबरा, बहुत बड़ा मकबरा है, आपने देखा होगा, यमुना नदी के किनारे है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अभी बता दिया आपको, यह भी सत्य है। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। फिर तो यही बचता भैया, इस पर कारीगरों के नाम लिखे कहीं हैं। झूठ बोल रहे हो, आप गए हो आगरा, ये झूठ बोलता है ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखो। सवाल है जी, नौजवान सभा की स्थापना किसने करी है। भाई नौजवान सभा की स्थापना कोई नौजवान ही कर सकता है बच्चे। तो भैया अब आपको बताना होगा कि किसने की थी इसकी स्थापना, ये बताओ, जल्दी बताओ भैया। मैं एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, छबील दास। और छबील दास के साथ में हुआ करते थे यशपाल। भैया छबील दास और यशपाल सहयोगी थे, सहयोगी हुआ करते थे। किसके भैया, एक देश का नौजवान जिसका नाम करते ही हजारों लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की हमारी आंखें नम हो जाती हैं, जिनका नाम बच्चे बड़े ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उस हर व्यक्ति का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है बच्चे, आंखें नम, दिल पसीज जाता है, जिन्होंने बच्चे अपना घर त्याग दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, सब कुछ भारत देश की आजादी के लिए। तो बच्चों वो कौन थे, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जी ने 1926 में सहयोगी छबील दास, सहयोगी यशपाल, इनके साथ मिलकर में बच्चे एक सभा की स्थापना की थी, नौजवान। अब बुड्ढों की सभा थोड़ी बनाते भाई। चलिए अगले पर आइए। गदर पार्टी की स्थापना किसने की। बड़ा खतरनाक सवाल है भाई साहब। अभिनव वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, भैया इन्होंने अभिनव भारत संस्था चलाई। आप पहले इसे लिख लेंगे नोट करके। अब बात आती है आपका गदर पार्टी। देखिए गदर फिल्म आपने देखी होगी सनी देओल की, पहले सीन से लेकर और लास्ट तक सनी देओल कभी नल उखाड़ देता है, कभी किसी को। अब वो जो हीरोइन थी, मेरा नाम याद नहीं आ रहा था, सब्बो था उसमें नाम, तो याद नहीं है हीरोइन का जो भी नाम था। मतलब सनी देओल शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें लड़ता है, मतलब पाकिस्तान में चला जाता है बच्चे, वहां भी लड़ाई कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब था, गदर का मतलब है झगड़ा। क्या है, झगड़ा। अब जो लाला हरदयाल थे वो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। उनके मन में विचार आया यार भारत को आज़ाद कराना है, तो भाई भारत में रह के नहीं करा पाएंगे, विदेश चलते हैं। तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया गए और वहां से इन्होंने गदर पत्र निकाला। बच्चे कब की बात है, 1913 की बात है। कब की बात है, 1913 की। अगले प्रश्न पर आओ। प्रश्न क्या कहता है भैया, सवाल आपके सामने है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है, जल्दी बताओ। कहां पर स्थित है भैया, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। तो भैया आप लिखेंगे सर ये अहमदाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ रुक कीजिएगा। आपसे पूछा गया सवाल है भैया, क्या सवाल पूछ रहा है उससे, वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य का रूप है। मयूरभंज, भांगड़ा, चांग और मणिपुरी, बताओ भैया कौन सा है। तो भैया मणिपुरी एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है जी, मणिपुरी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। नोट करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। सवाल क्या है भैया, उसने पूछा है एस अगेंस्ट आइड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। भैया बड़ी अच्छी किताब है, इस किताब को किसने लिखा है। तो बच्चे आप नोट करके लिखेंगे, इस किताब को जो लिखा है आप बताएंगे यह आत्मकथा है बच्चे। और इस किताब को यदि लेखन की बात करूं तो इमरान मिर्जा, सानिया मिर्जा, कौन कौन है बच्चे, इमरान मिर्जा, सानिया मिर्जा
सानिया मिर्जा, शिवानी गुप्ता, शिवानी गुप्ता, इन 3 राइटरों ने इसे मिलकर लिखा है बच्चे। और आपको ये बता दूं, यह आत्मकथा है किसकी? यह बच्चे सानिया मिर्जा की है, जिसका विमोचन हुआ था 2016 में। देखिए आपको सारी बात क्लियर हो गई यहाँ पर। एक तो यह कि किसकी आत्मकथा है, कब विमोचन हुआ, कौन कौन इसमें राइटर थे। ठीक है बॉस, चलिए अगले प्रश्न की तरफ यदि हम रुक करें तो आपसे पूछ रहा है इंडिया टुडे क्या है। इंडिया टुडे क्या है? समस्याओं का अस्थिर पुंज, पूर्व ब्रिटिश भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को निकालना। भैया ये आप लिखेंगे पुलकित, भैया इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, एक समाचार पत्रिका है जो वर्तमान मामले को समर्पित है। ठीक है, बिल्कुल सही है बहुत बच्चों का आंसर। 35वें पर आइएगा और 35वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? आंसर तो आप लोग दे नहीं रहे हो, आंसर आप लोग दे नहीं रहे हो बच्चों। आपसे पूछ रहा ILO की स्थापना क्या है। देखिए ILO की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। यदि आपसे इसका फुल फॉर्म पूछता हो तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भाई यही ठीक है। दूसरी तरफ मत जाइएगा, पहले तो आप लिखो कि इसकी स्थापना, तो बच्चा स्थापना हुई 1919 में। और आपसे पूछता हो इसका नाम तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। बात क्लियर हो गया? चलिए अगले पर आओ। अगला सवाल देखो भैया, उसने पूछा है नगुट लटरम किस देश की मुद्रा है? लाओस, बांग्लादेश या फिर आपका नेपाल। देखिए बांग्लादेश की यदि मैं बात करूं तो बांग्लादेश की आप जानते हैं टका है। यदि इसके बाद बच्चे मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल रुपया है। क्या है भैया? नेपाल रुपया है। यदि मैं लाओस की बात करूं तो लाओस की आपकी किप है बच्चे। आपकी फिर एक ही बचता है भूटान। क्या बचता है? फिर आपका भूटान ही बचता है। और यह रुपया की जगह किसकी बच्चे? रुपया की जगह, रुपया की जगह बच्चे 1974 से मुद्रा इन्होंने परिवर्तित कर दी थी। चलिए अगले पर आओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो यह है आपके बच्चे, गर्मी बहुत है बच्चे, यह है आपके पंजाब में है। अब पंजाब तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ग्वालियर, हाँ ये रहा, पटियाला में है। कहाँ पर है बच्चे? पटियाला में है। कोई बात नहीं है, एग्जामिनर फंसाने के लिए कुछ भी दे सकता है बच्चे, तो तेज रहो, होशियार रहो। चलिए सवाल देखो बच्चे, कितना बढ़िया पूछा है। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत जरूरी बात है, अच्छे प्रश्न है। आपसे पूछ रहा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बच्चे यदि हमारा काम न्यायालय से ही चल जाता तो हो सकता है हम लोग सिर्फ न्यायालय पूछते, हमसे पूरी थ्योरी पूछ रहा है बच्चों वो। चलिए भैया इसमें कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो 15 न्यायाधीश हैं। कितने हैं भैया? 15 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की यदि मैं बात करूं तो बच्चे वो आपका 9 वर्ष होता है। प्रत्येक 3 साल बाद प्रत्येक 3 साल बाद 5 न्यायाधीश रिटायर होते रहते हैं। और बच्चों यदि आप देखेंगे, जो सबसे जरूरी बात है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो आपके नीदरलैंड हैग में है। कहाँ पर है बच्चे? नीदरलैंड हैग में है। चलिए सवाल भैया नेक्स्ट है, सीवी रमन जी को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे। बताओ भैया। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। और बच्चे इन्हीं की याद में 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन्हें पुरस्कार कब मिला है? ये 1930 में मिला है भैया, भौतिक के क्षेत्र में मिला है। नोट करके आप लोग इस बात को लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने आ गया। चलिए क्या कहता है ये 40वां प्रश्न बच्चे? देखो, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? देखिए यदि हम हवाई जहाज की बात करें तो कल भी पढ़ चुके हैं, इसका आविष्कार राइट बंधु ने किया है। किसने किया है? राइट बंधु ने। अब यदि आपसे कार का आविष्कार पूछ ले तो कार्ल बेज ने किया है। किसने किया है? कार्ल बेज ने किया है। भैया जेबी डनलप जी ने किसका किया है? तो ये रबड़ टायर का किया है।
इसका किया है रबड़ टायर का है, बहुत जरूरी बात है, नोट करके अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं और प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है। करंट के ये 10 प्रश्न है बच्चों, इन पर थोड़ा सा कम समय लगाएंगे, जल्दी से एक बार देख लीजिएगा बच्चों। 10 के 10 प्रश्न आपके सामने रखे हैं और जल्दी से मुझे बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर आने वाला है। चलिए तो बच्चे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो बच्चों ये जो मुहिम है आपकी, यह आपके पंजाब राज्य में लागू की जा रही है। बात क्लियर है बच्चों, यह सरकारी शिक्षकों से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आओ। सबसे बड़ा सवाल है भैया 42वां सवाल, क्या पूछा है? किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गई और ओमान खाड़ी में डूब गया? बताओ भैया, आंसर बताइएगा। आग लगने की वजह से बच्चों चर्चा में रहा और वह बंगाल की खाड़ी में डूब गया, ओमान की खाड़ी में, सॉरी किस खाड़ी में डूब गया? ओमान की खाड़ी में डूब गया। बच्चे जल्दी से बताइएगा। तो भैया वो ईरान का था। किसका था? ईरान, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। अगले प्रश्न पर आओ। हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ है? हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस लिए जुड़ा है? जल्दी बताओ बच्चे। तो ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलिएगा बच्चे। ये आपके चाइना से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? चाइना से जुड़ा है। अगले पर आइएगा। सवाल है, ओलोग नोवित्स्की और प्योत डबरोव जिन्होंने हाल ही में 7 घंटे का स्पेस वॉक किया है, वो किस देश से जुड़े हैं? भैया किस देश से जुड़े हैं? तो आप नोट करके लिख लीजिएगा। 7 घंटे तक स्पेस वॉक किया है बच्चे, ये आपके रूस से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? ये आपके दोनों ने एक साथ जुड़कर काम किया है और बच्चों वो एक ही देश से जुड़े हैं। किससे? आपका रसिया से। ठीक है बच्चे, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिएगा। क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न? देखो, मदद मैप एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र है जिसे किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? किसके लिए उद्देश्य, कौन सा हमारा उद्देश्य है? तो बच्चों ये अब आपने देखा होगा इस समय पूरा विश्व, आपने देखा बच्चे, अब तो फिर भी रियल केस आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछला 1 महीने, जो पीछे वाला 1 महीना गया, हिंदुस्तान में किस तरीके से गुजरा है। हर भारतीय नागरिक डर कर, सहम कर, घर के अंदर सब काम बंद हो गए, लोगों के उद्योग बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए, कुछ लोग घर से बेघर हो गए, कुछ लोगों के माता पिता एक्सपायर हो गए, कुछ के बच्चे एक्सपायर हो गए बच्चे। तो आपने देखा होगा पूरी 1 साल हमारे लिए ऐसे गुजरी है, डर डर कर हम लोग जिए हैं। और बच्चों पीछे गत महीने गुजरे, 3 महीने 2 महीने जो गुजरे हैं, ये तो ऐसे लगा लो जैसे बच्चे मौत की सांस ली हो। हर बंदा यहाँ पर डरा हुआ है। ठीक है, तो भैया ये क्या करा है आपने देखा, ये मदद मैप इसलिए लगाया गया है जिससे मान लो कोई कोविड-19 पेशेंट आता है, उसके लिए एकदम क्या है, खाली बेड की जानकारी हो सके कि यहाँ खाली बेड है या नहीं है। तो कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी के लिए एक मैप बनाया, कौन सा? मदद ऐप के नाम से। चलिए भैया 46वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है भैया प्रश्न? देखो जरा, 46 प्रश्न आपके सामने है। किस देश के प्रधानमंत्री, सवाल देखो भैया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की एज में निधन हो गया 3 जून 2021 को? ये बच्चे मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनका निधन हुआ है 91 साल की एज में। कब? 3 जून को। अगले प्रश्न की तरफ आओ बच्चे। 47वां प्रश्न क्या कहता है? असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 ईयर में निधन हो गया है? तो भैया अब आप बताओ किसका निधन हुआ है? तो ये हुआ है बोरा जी का निधन हुआ है। क्या हुआ भाई? दुनिया बोर हो गई तो निधन हो गया, ऐसे याद करें नहीं। लक्ष्मी जी का लक्ष्मी नंदन बोरा जी का निधन हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलो। 48वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? देखो जरा एक बार 48वां प्रश्न देखिएगा।
फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं। भारत की टीम के ओपनर रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत क्रिकेट आपके विकेट कीपर, और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। तो बच्चों यह जो जगह दी गई है इसमें विराट कोहली को दी गई है। कौन से नंबर मिला है इनको? 59 नंबर मिला है। ठीक है, चलिए आज का 49वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताओ भैया प्रश्न, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करते हुए सरकार के साथ $25 लाख ऋण के लिए सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भैया वो किए हैं आपके सिक्किम राज्य ने। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज का अंतिम प्रश्न ये रहा भैया। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ गया है, क्या है वो देखो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान और भेज देगा? चलिए, तो भैया कहां पर भेज रहा है? ये आपके भेजे जा रहे हैं शुक्र ग्रह पर। किस पर भेजे जा रहे हैं? शुक्र ग्रह पर। बच्चों आज के क्वेश्चनों का लेवल जो था वो थोड़ा सा अच्छा था, थोड़े से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो गए आज। तो आपसे विनती है बच्चों, एक तो पहले आप अपना मुझे स्कोर बता दीजिएगा एक बार, आपका स्कोर कितना रहा। और बच्चों कमेंट करके, ठीक है ना, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। ये क्लास आगे कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, आपके भरोसे रखेंगे, आपका दिल जीत कर रखेंगे बच्चों। यदि आप लोग कंटिन्यूटी के साथ रहेंगे यहाँ पर और इसी तरीके से क्लास में बने रहेंगे, जिस तरीके से आज आप क्लास में बने रहे और लास्ट तक आप क्लास में टिके रहे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। कल फिर मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। और हाँ बच्चों, जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उनको फॉलो कीजिए और घर से बाहर तभी निकलो। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन नहीं खुला आपको घर से बाहर नहीं जाइए, लेकिन अभी भी बच्चों अपना ख्याल रखना है और 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। मास्क यदि आप कहीं जाते हो तो वो लगा कर रखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।